This is hepatitis C, hepatitis D and fulminant hepatitis. हेपेटाइटिस सी हमें पता है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस करवाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है ये, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए वायरस, नॉट डीएनए, आरएनए। लीडिंग कॉज है एंड स्टेज लिवर डिजीज़ का, ठीक। क्रोनिक डिजीज़ करवाता है, लीवर फेलियर करवाता है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे लीडिंग कॉज है हेपेटाइटिस सी। मोस्ट कॉमन कॉज फॉर लिवर ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड इज हेपेटाइटिस सी वायरस इंड्यूस्ड सिरोसिस। तो सिरोसिस कराता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस कराता है, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ विच लीड्स टू लिवर ट्रांसप्लांटेशन। मोस्ट कॉमन कॉज है ट्रांसमिशन का पेरेंट्रली ट्रांसमिट होता है, और हेपेटाइटिस डी जो है वो भी पेरेंट्रल ट्रांसमिट होता है, जैसे आईवी ड्रग अब्यूजर्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ ट्रांसमिशन। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसमें ना, एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस बहुत दिखती हैं, बहुत, और सिरोसिस होता है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस एंड सिरोसिस, लिवर डैमेज, एंड स्टेज लिवर डिजीज़। एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस में जॉइंट पेन, अर्थरालजिया, मसल पेन, मायल्जिया, पैरेस्थीसियाज होते हैं, इचिंग होती है, प्रूराइटिस, सिक्का सिंड्रोम वाले सिम्टम्स होते हैं, जैसे ड्राई माउथ, ड्राई आइज़। और भी मैनिफेस्टेशंस होती हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक, लाइक मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी सिम्टम, किडनी डैमेज होता है इसमें, यानी सीरम क्रिएटिनिन वगैरह भी बढ़ा हुआ होता है हेपेटाइटिस सी में, जो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर होता है उसमें। लाइकन प्लेनस, क्यूटेनियस सिम्टम्स, पोर्फायरिया क्यूटेनियस सिम्टम्स, क्यूटेनिया टार्डा एंड मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनीमिया कैन ऑल्सो बी सीन। तो ये एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस हैं। सिरोसिस में हो सकता है, सिरोसिस के साइंस क्या होते हैं, एसाइटिस होगा, पीडल एडिमा होगा, कैपेट मेड्यूसे और ईसोफेजियल वेराइसिस। और हाथ में कुछ साइंस दिखते हैं सिरोसिस में, पामर इरिथमा दिखता है, पामर इरिथमा, डिपाइट्रंस कॉन्ट्रैक्चर, डिपिटारंस कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है, हाथ में दिखता है पामर इरिथमा, ल्यूकोनाइकिया, वाइटनिंग ऑफ द नेल्स, क्लबिंग एंड एस्टेरिक्सिस विच आर द फ्लैपिंग ट्रेमर्स। ये हैंड साइंस हैं सिरोसिस के। वर्कअप में क्या करेंगे, एंजाइम इम्यूनो ऐसे कर सकते हैं एंटी एचसीवी एंटीबॉडी के लिए, जो कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। सो दिस इज नॉट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज पीसीआर फॉर एचसीवी आरएनए एंड देयर इज नो कट ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए कोई कट ऑफ नहीं है कि इतना वायरल लोड होगा उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस बी में एक कट ऑफ थी 2 × 10⁻⁴ इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर। जब वायरल लोड होता है तब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी में, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है। लीवर फंक्शन टेस्ट में एसजीपीटी जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है और बढ़ा हुआ भी हो सकता है। ऑल पेशेंट्स विद क्रोनिक एचसीवी इन्फेक्शन, डिटेक्टेबल एचसीवी आरएनए विद और विदाउट एलिवेटेड एएलटी एट एनी स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस नीड्स ट्रीटमेंट। अगर डिटेक्टेबल है आरएनए तो ट्रीटमेंट देंगे, चाहे फाइब्रोसिस की कोई स्टेज हो, चाहे एएलटी बढ़ा हुआ हो या ना बढ़ा हुआ हो, ठीक है। जिसमें भी क्रोनिक एचसीवी इन्फेक्शन है और डिटेक्टेबल है एचसीवी आरएनए तो ट्रीटमेंट देंगे। और ट्रीटमेंट जो होता है वो जीनोटाइप पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब हैरिसन का 21st एडिशन अपडेट है कि अगर ट्रीटमेंट नेव है या फिर रिलैप्स है आफ्टर पिगाइलेटेड इंटरफेरोन रिबाविरिन थेरेपी, तो जीनोटाइप 1 to 6 में जो ट्रीटमेंट देते हैं वो 12 हफ्ते तक ये ड्रग्स देते हैं, या फिर 8 वीक्स तक ये ड्रग्स दे सकते हैं। सो 12 वीक्स के लिए हम दे सकते हैं सोफस्बुविर और वेलपेटेस्विर, सोफस्बुविर प्लस वेलपेटेस्विर फॉर 12 वीक्स और ग्लेकाप्रेविर प्लस पिब्रेंटेस्विर फॉर 8 वीक्स। ये ट्रीटमेंट है सोफस्बुविर, वेलपेटेस्विर और ग्लेकाप्रेविर और पिब्रेंटेस्विर। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रीटमेंट का कि एक सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ मोर देन 90% ऑब्टेन करना इज द ऑब्जेक्टिव। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस नहीं अवेलेबल है इसके लिए, इसलिए अगर नीडल स्टिक इंजरी होगी जिसके बाद एचसीवी इन्फेक्शन के 3% चांसेस होते हैं, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कोई नहीं है। हमें टेस्ट करता रहना पड़ेगा, पीसीआर करता रहना पड़ेगा उसके ऊपर। 3 महीने के अंदर अगर एचसीवी पॉजिटिव आ गया तो हम ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे सीधा सोफस्बुविर वेलपेटेस्विर से। कोई एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस नहीं है। अब है हेपेटाइटिस डी, डेल्टा वायरस।
ट्रांसमिशन इसका भी पेरेंट्रल है। हेपेटाइटिस डी इनकम्प्लीट वायरस है, ठीक है, इनकम्प्लीट वायरस है, और इसकी इरेडिकेशन के लिए ना ये ना एसोसिएटेड रहता है हेपेटाइटिस बी के साथ। तो अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के साथ हमने कवरेज कर दी 100%, तो हेपेटाइटिस डी भी इरेडिकेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बी के साथ ही एसोसिएटेड रहता है इन्फेक्शन। इट इज़ अ को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन आफ्टर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। So if there is 100% coverage of the population with hepatitis B virus vaccine, then it is can be eradicated. एग्जाम्पल है कैसे होता है इन्फेक्शन। कोई आईवी ड्रग अब्यूज़र है, जॉन्डिस है, जिसको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन HBS एंटीजन पॉजिटिव है, और साथ में IgM एंटी HBC एंटीजन पॉजिटिव, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, ठीक है, और उसके बाद उसको डेल्टा वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है वाइल टेकिंग आईवी ड्रग्स, और हमें पता कैसे चल रहा है, बाय IgM एंटी HBV एंटीजन पॉजिटिव, उससे हमें दिख रहा है कि हेपेटाइटिस डी का को इन्फेक्शन हो गया है। सो को इन्फेक्शन होगा जब IgM एंटी HBC एंटीजन भी पॉजिटिव है और IgM एंटी HDD एंटीजन भी पॉजिटिव है, ठीक है, इट कैन लीड टू फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। सुपर इन्फेक्शन होता है जब क्रोनिक हेपेटाइटिस बी हो, उसके बाद उसके साथ में सुपर इन्फेक्शन आ गया हो हेपेटाइटिस डी का, ठीक है, यानी कि IgG पॉजिटिव है हेपेटाइटिस बी वाली IgG क्रोनिक हेपेटाइटिस। ड्रग ऑफ चॉइस हमें पता है कि हेपेटाइटिस बी के लिए तो ड्रग ऑफ चॉइस है एंटेकाविर, टीनोफोविर। हेपेटाइटिस सी के लिए हमने देख लिया सोफोस्बुविर और वेलपेटास्विर। हेपेटाइटिस डी के लिए यूज़ होता है अल्फ़ा इंटरफेरोन, ठीक है, और अल्फ़ा इंटरफेरोन यूज़ होता है हेपेटाइटिस डी के लिए, तो बीटा इंटरफेरोन किसके लिए यूज़ होता है? बीटा इंटरफेरोन इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए बीटा इंटरफेरोन यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस ई। मोस्ट कॉमन कॉज जो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर करवाता है हेपेटाइटिस डी, और प्रेगनेंसी में जो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर करवाता है वो हेपेटाइटिस ई वायरस है। फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के कॉजेज़ क्या होते हैं? टॉक्सिन्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉज, तो उसके बाद होता है वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें हेपेटाइटिस डी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, और प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई। टॉक्सिन्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ड्रग हो सकती है, ड्रग्स ही होती हैं, पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। हैलोथेन विच इज़ एन एनेस्थेटिक एजेंट, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी जिसमें कि पायराजिनामाइड ड्रग कैन कॉज फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। एमानेटा विच इज़ अ मशरूम, उसकी पॉइजनिंग के कारण फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हो सकता है। सो PCM, हैलोथेन, पायराजिनामाइड एंड अमानेटा। कट ऑफ क्या होती है? फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर कब बोलेंगे? अगर लिवर इंसल्ट के 8 हफ्ते के अंदर अंदर हो रहा है हेपेटिक फेलियर, तो उसको फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है? कोएगुलोपैथी और एंसेफेलोपैथी। कोएगुलेटिव सिस्टम खराब हो जाता है पूरा, और ब्रेन डैमेज होता है, ठीक है। सब फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर का बोलेंगे जब 8 से 26 हफ्ते के अंदर लिवर इंसल्ट के फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हो रहा है, तो सब फुलमिनेंट बोलेंगे उसको। फुलमिनेंट होगा जब 8 हफ्ते के अंदर हो रहा हो लिवर इंसल्ट के बाद, और लिवर इंसल्ट के 8 से 6 हफ्ते के बाद अंदर हो रहा हो तो सब फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर बोलते हैं। कोएगुलोपैथी एंड एंसेफेलोपैथी। फीचर्स क्या होते हैं फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के? जॉन्डिस होगा जो कि वर्सन होगा, ठीक है। ब्लीडिंग विल अकर, क्यों? क्योंकि फैक्टर 8 और फैक्टर 4 के अलावा सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर प्रोड्यूस करता है, और लिवर फेल हो रहा है तो फिर ब्लीडिंग होगी। फैक्टर 8 एंडोथेलियल सेल से आता है, फैक्टर 4 इज़ द कैल्शियम। ये दोनों बस लिवर नहीं प्रोड्यूस करता, बाकी सारे फैक्टर्स लिवर प्रोड्यूस करता है, तो एपिस्टैक्सिस जैसे मैनिफेस्टेशंस होंगे। अमोनिया इंटॉक्सिकेशन होगी जिसके कारण हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। सो एंसेफेलोपैथी एंड कोएगुलोपैथी। एंसेफेलोपैथी क्यों हो रही है? अमोनिया इंटॉक्सिकेशन के कारण। अमोनिया कहाँ से आता है? गट फ्लोरा प्रोड्यूस करता है। एंसेफेलोपैथी की अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होती है? सबसे पहला चेंज जो आएगा ना वो स्लीप वेक साइकिल में आएगा एंसेफेलोपैथी के कारण। स्लीप वेक साइकिल विल बी डिस्टर्ब्ड। यूफोरिया होगा, स्लरिंग ऑफ वॉइस होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन एप्रेक्सिया का मतलब क्या है? किसी ड्राइंग को कॉपी करने में डिफ़िकल्टी होना। एप्रेक्सिया का मतलब होता है कि मूवमेंट्स में डिफ़िकल्टी होना, ठीक है।
कुछ स्किल्ड मूवमेंट्स जो होती हैं वो ना कर पाना, इवन इफ द पेशेंट वांट्स टू डू देम, तब भी अगर स्किल्ड मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा पेशेंट, दैट इज़ एप्रेक्सिया। और कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया है टू ड्रॉ समथिंग, टू क्रिएट समथिंग, ठीक है, वो नहीं कर पा रहा। जैसे कि नंबर कनेक्शन टेस्ट से हम टेस्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया को, नंबर्स को कनेक्ट करके, या फिर क्लॉक के फेस को ड्रॉ करके पता लगा सकते हैं कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया का, दैट इज सीन इन एनसेफेलोपैथी। यूफोरिया एंड स्लरिंग ऑफ वॉइस, अल्टरेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल। और क्या देखने को मिलता है एनसेफेलोपैथी में? एनोमिक एफेजिया, यानी किसी भी इंसान को या किसी ऑब्जेक्ट का नाम लेने में डिफ़िकल्टी होना, ठीक है। मोस्ट रिलायबल साइन जो है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी का वो है एस्टेरिक्सिस विच आर फ्लैपिंग ट्रेमर्स, एंड स्टूपर इज ऑल्सो सीन, अ कोमा ऑफ जीसीएस लेस देन 8। ये सारे हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में दिख सकते हैं। सो दीज आर ऑल ब्रेन सिम्टम्स विच आर सीन इन द लिवर डिजीज, क्योंकि लिवर इज कॉजिंग ब्रेन डिजीज। एक्स्ट्रा में फाइन ट्रेमर्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? एक तो एंग्जाइटी में, एंग्जाइटी न्यूरोसिस। ग्रेव्स डिजीज में भी फाइन ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ थायराइड डिजीज। फियोक्रोमोसाइटोमा जो कि एक एड्रिनल ग्लैंड डिजीज है, उसमें भी फाइन ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। साइट ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन इज गट फ्लोरा। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी कैन बी ट्रिगर्ड बाय जीआई ब्लीडिंग। अब क्या हो रहा है कि फल्मिनल हेपेटिक फेलियर में टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस आर कोएगुलोपैथी एंड एनसेफेलोपैथी। कोएगुलोपैथी के कारण ब्लीडिंग होती है बॉडी में, तो जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है। और अगर जीआई ब्लीडिंग हुई तो दूसरी मैनिफेस्टेशन दैट इज एनसेफेलोपैथी, दैट कैन बी वर्सनड और ट्रिगर्ड। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है दैट इज़ अ गुड कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरिया, सो गट फ्लोरा इंक्रीजेज एंड कॉजेज अमोनिया प्रोडक्शन, दैट कॉजेज हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। So internal GI bleeding due to coagulopathy can worsen hepatic encephalopathy. Thus, stabilizing the coagulogram is important. वर्कअप क्या होगा फल्मिनरी हेपेटिक फेलियर में? LFT में सब रेज्ड होगा, SGOT SGPT विल बी रेज्ड। सीरम बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ होगा, लेकिन सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज विल बी नॉर्मल। कोएगुलोग्राम जब चेक करेंगे तो ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जो नॉर्मली क्या होते हैं, ब्लीडिंग टाइम इज 2 to 9 minutes, prothrombin time is 11 to 16 seconds, activated partial thromboplastin time is 30 to 45 seconds। तो क्या होता है कि ब्लीडिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो लीवर में प्रोड्यूस नहीं होती, सो ब्लीडिंग टाइम विल बी नॉर्मल, सो इट विल ऑलवेज बी नॉर्मल इन अर्ली स्टेज एज वेल एज इन लेट फल्मिनरी हेपेटिक फेलियर था, ब्लीडिंग टाइम विल बी नॉर्मल। मेन प्रॉब्लम आ रही है क्लॉटिंग फैक्टर्स में, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो कि डिपेंड करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स पे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर 5 and 7, that will be increased, that prothrombin time will be increased, and it will increase as early as possible. Most early increase out of these two will be seen in prothrombin time। बहुत जल्दी ही बढ़ जाता है, बहुत जल्दी डिरेंज हो जाता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्योंकि फैक्टर 7 जो है ना उसकी सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है, तो सबसे पहले ख़त्म होगा, सबसे पहले शो करेगा टेस्ट में इंक्रीज। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो कि वो भी एक क्लॉटिंग फैक्टर पर डिपेंड करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर 8, लेकिन इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, तो ये शुरू में तो ठीक रहता है क्योंकि बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन बाद में जब ख़त्म हो जाएगा देन इट विल शो एन इंक्रीज्ड APTT। फैक्टर 7 इज द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ एंड PT इज द फर्स्ट टू गेट डिरेंज्ड। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन फल्मिनरी हेपेटिक फेलियर इज ब्लड अमोनिया लेवल्स विच आर रेज्ड। ब्लड अमोनिया लेवल्स चेक करेंगे, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर फल्मिनरी हेपेटिक फेलियर, ब्लड अमोनिया लेवल्स विल बी रेज्ड। EEG पे ट्राइफेजिक वेव्स दिखेंगी और डेल्टा वेव्स दिखेंगी विच आर शोइंग मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथी, ठीक है, ट्राइफेजिक वेव्स एंड डेल्टा वेव्स ऑन EEG, मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथी। डेल्टा वेव जो है वो ECG में भी दिख सकती है, EEG में भी दिख सकती है। ECG में दिख रही है अगर डेल्टा वेव, दैट मीन्स वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है। अगर EEG में दिख रही है तो मतलब काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, किसी पैथोलॉजी के कारण भी हो सकती है जैसे कि हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, या फिर नॉर्मल भी हो सकती है जैसे डीप स्लीप में नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स फेज़ 2, NREM स्लीप फेज़ 2, उसमें भी डेल्टा वेव्स दिखती हैं EEG में। डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी जो होती है डेल्टा वेव्स की EEG में, दैट इज़ 0.5 to 4 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनोग्राफी लिवर स्पान जो होगी वो कम होगी, दैट विल बी रिग्रेस्ड। KFT विल ऑल्सो बी डिरेंज्ड क्योंकि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो जाता है, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स विल बी रेज्ड।
मेल्ड स्कोर क्या होता है? अब मेल्ड स्कोर यूज़ होता है किसी भी पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए रजिस्टर करने के लिए इन हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर का पेशेंट है, सॉरी एनसेफेलोपैथी बोल रहा हूँ मैं। फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर जो है उसमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए रजिस्टर करने के लिए किसी पेशेंट का यूज़ होता है मेल्ड स्कोर। और उसके पैरामीटर्स क्या हैं? 3, बिलिरुबिन, INR और PT एंड सीरम क्रिएटिनिन। और अगर मेल्ड स्कोर 17 से ज़्यादा होना तो ये इंडिकेशन है कि हमें ऑर्थोटोपिक लिवर ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए इन अ पेशेंट ऑफ फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। एक्स्ट्रा मेल्ड ना, इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स सोडियम दैट इज Na एंड इट इज़ यूज टू स्ट्रेटिफाई द ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स फॉर ऑर्गन एलोकेशन, उनको स्ट्रेटिफाई करने के लिए। चाइल्ड प्यू स्कोर भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये जनरल स्कोर है, यानी ये फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के लिए नहीं, एज अ जनरल लिवर ट्रांसप्लांट किसी भी रीज़न से अगर कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होता है चाइल्ड प्यू स्कोर। इसमें पैरामीटर्स बिलिरुबिन होता है जो उसमें भी था, INR होता है जो उसमें भी था, लेकिन 3 और एक्स्ट्रा हैं जो कि A से शुरू होते हैं, दैट इज एल्ब्यूमिन, एसाइटिस एंड एस्टेरिक्सिस। और इसकी 3 क्लास होती हैं, क्लास A चाइल्ड प्यू स्कोर, क्लास B चाइल्ड प्यू स्कोर, क्लास C चाइल्ड प्यू स्कोर। A में 5 से 6 आ रहा है स्कोर, B में 7 से 9 और C में 10 से ज़्यादा। और क्लास B जो है ना, दैट इज़ एन एक्सेप्टेड लेवल ऑफ क्राइटेरियन फॉर लिस्टिंग अ पेशेंट फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज चाइल्ड प्यू स्कोर। मैनेजमेंट क्या होती है फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर की? काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ड्रग ऑफ चॉइस जो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर में वो है लैक्टिलोज। क्यों? लैक्टिलोज देते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से सीधा गट में जाता है, गट में अमोनिया से बाइंड करता है, लैक्टिलोज बाइंड करेगा और एक्सक्रीट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। डायरिया करवाता है क्योंकि लैक्टिलोज बाइंड करेगा अमोनिया से और डायरिया हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी अमोनिया। इट इज़ गिवन थ्रू नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, causes diarrhea, thus gut bacterial load is reduced, गट के बैक्टीरिया भी सारे बाहर। मोर द गट इज क्लियर द लेसर विल बी अमोनिया प्रोडक्शन, तो अमोनिया प्रोडक्शन भी करवाता है और अमोनिया से बाइंड भी करता है, मतलब अमोनिया की प्रोडक्शन भी कम करवाता है और अमोनिया से बाइंड भी करता है। वो एंटीबायोटिक दे सकते हैं टू किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है, किल नहीं, टू स्टॉप देयर ग्रोथ। सो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक दैट इज रिफैक्सिमिन और नियोमाइसिन गिवन थ्रू नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द ग्रोथ इन द गट। LOLA भी दे सकते हैं, दैट इज L-ornithine L-aspartate, ठीक, L-ornithine L-aspartate। ये क्या करता है? अमोनिया से बाइंड करता है और अमोनिया को चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूटामिन में, ठीक, और ग्लूटामिन जो है उसको एक्सक्रीट कर देती है किडनी। सो अमोनिया कैन बी एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामिन थ्रू द किडनी विद द हेल्प ऑफ LOLA। एक और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मार्स। मार्स क्या होता है? मार्स एक तरह का लिवर डायलिसिस है, लिवर को डायलिसिस करना, मतलब लिवर काम नहीं कर रहा, लिवर जो है वो मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, अमोनिया को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो हम एक आर्टिफिशियल मशीन यूज़ कर सकते हैं मार्स, दैट इज मॉलिकुलर अब्जॉर्बेंट रीसर्कुलेटिंग सिस्टम, दैट इज लिवर डायलिसिस, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल हेपेटिक सपोर्ट सिस्टम जो अमोनिया को अब्जॉर्ब कर लेगी। केयर ऑफ बाउल करेंगे, मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देंगे जिससे अमोनिया लेस प्रोड्यूस हो। केयर ऑफ ब्लैडर करेंगे, अगर कोई कोमेटोज पेशेंट है मान लो तो उसमें केयर ऑफ ब्लैडर इंपॉर्टेंट है, केयर ऑफ बावल इंपॉर्टेंट है, केयर ऑफ बैक इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की केयर करते हैं कोमेटोज पेशेंट में, केयर ऑफ बावल, बैक एंड ब्लैडर। बैक की केयर क्यों करते हैं? ताकि बेड सोर ना हो पेशेंट में। बावल और ब्लैडर की केयर क्यों करते हैं? ताकि अमोनिया डेवलप ना हो जिसके कारण एनसेफेलोपैथी ना हो। ऑर्थोटोपिक लिवर ट्रांसप्लांट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेल्ड स्कोर ऑफ द पेशेंट इन फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। HLA मैचिंग इज नॉट मैंडेटरी, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए HLA मैचिंग इज नॉट मैंडेटरी। किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट में HLA मैचिंग इज इंपॉर्टेंट। किस ट्रांसप्लांट में नहीं इंपॉर्टेंट होती है HLA मैचिंग? एक तो लिवर ट्रांसप्लांट में नहीं होती, दूसरा 2 Cs कॉर्निया ट्रांसप्लांट एंड कार्डियक ट्रांसप्लांट, इनमें HLA मैचिंग इज नॉट मैंडेटरी। एक और स्कोर होता है डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन और डिस्क्रिमिनेंट स्कोर। ये यूज़ होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की सीवियरिटी डिसाइड करने में। इट इज़ यूज टू डिसाइड द सीवियरिटी ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो सीरम बिलिरुबिन और एक INR। और अगर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन 32 से ज़्यादा है तो इट इज़ एन इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। मैनेजमेंट क्या होती है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की? प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। तो 4 स्कोर्स हम देख रहे हैं कि एक तो चाइल्ड प्यू स्कोर है विच इज़ यूज फॉर जनरली, मतलब जनरल लिवर ट्रांसप्लांटेशन ड्यू टू एनी कोज, चाइल्ड प्यू स्कोर। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है टू डिसाइड द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। मेल्ड स्कोर है टू फॉर लिवर ट्रांसप्लांट इन फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। और एक और स्कोर होता है दैट इज नेजर इंडेक्स, दैट इज फॉर लिवर ट्रांसप्लांट इन विल्सन डिजीज। सो लिवर ट्रांसप्लांट इन फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर उसके लिए यूज़ करते हैं मेल्ड स्कोर, लिवर ट्रांसप्लांट इन विल्सन डिजीज उसके लिए यूज़ करते हैं नेजर इंडेक्स। दैट इज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस D वायरस,
and fulminant hepatic failure.